नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम आपसे बात करेंगे कि विभिन्न माध्यमों के लिए कैसे लिखा जाना चाहिए, उसके लिखने का तरीका क्या है। जैसा हम सब जानते हैं, विभिन्न माध्यमों का यहाँ आशय ये है कि जो जनसंचार के माध्यम हैं, यानी जिनके जरिए आप अखबार, रेडियो, टेलीविज़न और जो नए माध्यम हैं, यानी आपके मोबाइल फ़ोन पर जो वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं, ऐप्स हैं, उन पर अगर आपको लिखना हो तो उसके लिखने का तरीका क्या है, उसके लिखने में किन चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए और लिखते हुए हमारी तैयारी कैसे होनी चाहिए, उस लिखने के तरीके में भाषा का कैसे हम ध्यान रखें। इन सब विषयों पर आज हम इस चर्चा में बात करेंगे। लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि जनसंचार माध्यमों के लिए, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे नए डिजिटल के माध्यम हो, अच्छा लिखने के बारे में जो सबसे बुनियादी शर्त है, वो शर्त ये है कि आप खूब पढ़ें, आपके पास अनुभव हो। अनुभव दरअसल हम आसपास की चीज़ों को देखने और समझने के साथ साथ पढ़ने से हमारे पास आता है। विलियम फॉकनर, जाने माने लेखक, ने बहुत पहले कहा था कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए, सब कुछ पढ़िए, खराब पढ़िए, अच्छा पढ़िए, क्लासिक पढ़िए, जो कुछ भी आपको मिले वो सब पढ़िए। और पढ़ने से ही आप ये जानेंगे कि उन्होंने कैसे लिखा था, और इसके जरिए आपके अंदर धीरे धीरे एक समझ पैदा होगी कि अच्छा कैसे लिखा जाता है। जैसे एक नया बढ़ई, एक युवा बढ़ई अपने से ज़्यादा कुशल और अनुभवी बढ़ई से सीखता है, उसके साथ इंटर्नशिप करता है, उसके साथ ट्रेनिंग करता है, उसी तरह से एक अच्छे लेखक को पढ़ाई के जरिए अच्छी बुरी सभी तरह की चीज़ें पढ़ने से उसे पता चलता है कि बेहतर कैसे लिखा जा सकता है, बेहतर लिखने का तरीका क्या है। और जब आप अच्छा लिखा हुआ पढ़ेंगे तो उससे आप सीखेंगे, और इससे सीख करके ही आपको आगे लगेगा कि आपने जो लिखा है वो कितना अच्छा है। जो बुरा है उसे, उनका कहना था कि आप खिड़की से बाहर फेंक दीजिए। जनसंचार के माध्यमों के लिए लिखने के बारे में जानने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उन जनसंचार माध्यमों के बारे में सबसे पहले हम अपनी समझदारी बढ़ाएं। क्योंकि किसी भी माध्यम के लिए आप लिख रहे हैं तो उन माध्यमों के बारे में पहले जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस माध्यम के बारे में आपकी समझदारी नहीं है, आप उस माध्यम को गहराई से नहीं जानते हैं, तो ये मुश्किल होगी आपको कि उसके लिए कैसे लिखें। माध्यम दरअसल दो तरह के हैं। जो जनसंचार के माध्यम हैं, बुनियादी तौर पर दो तरह के हैं। एक वो माध्यम है जो मनोरंजन के माध्यम है, टेलीविज़न हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे सिनेमा हो, ये सभी माध्यमों में मनोरंजन भी संभव है। जैसे पत्रिकाएं हैं, बहुत सारी मनोरंजन की पत्रिकाएं हैं, साहित्य है, उपन्यास है, कथा संग्रह हैं। इसी तरह से टेलीविज़न पर जो आप धारावाहिक देखते हैं, ये सब मनोरंजन के माध्यम है। रेडियो पर आप गीत संगीत सुनते हैं, ये मनोरंजन का माध्यम है। और इसके साथ ही आप जो नए डिजिटल के माध्यम हैं, उनमें आप जो वेबसाइट्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म है, जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन प्राइम है, इस तरह के जो माध्यम हैं ये मनोरंजन के हैं। लेकिन इसके साथ साथ ही इन माध्यमों में ही, जिन माध्यमों को हम समाचार माध्यम कहते हैं, जिनके जरिए हम तक सूचनाएं, जानकारियां और समसामयिक घटनाओं पर विचार और समाचार पहुंचते हैं, उनको हम समाचार माध्यम कहते हैं। समाचार माध्यमों में समाचार पत्र हैं, समाचार पत्रिकाएं हैं, रेडियो पर जो समाचार प्रसारित करने वाले रेडियो के माध्यम हैं वो हैं। रेडियो में और के साथ साथ जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न में आप टेलीविज़न के न्यूज़ चैनल हैं, वो सभी एक तरह से समाचार माध्यम में माने जाते हैं। नए माध्यमों में भी आप देखिए, डिजिटल के जो माध्यम हैं उसमें जो न्यूज़ पोर्टल्स हैं, न्यूज़ ऐप्स हैं, इनको हम समाचार माध्यम कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि मीडिया के लिए या माध्यमों के लिए अच्छे लेखन की क्या कुछ बुनियादी शर्तें हैं, क्या हमारी तैयारी होनी चाहिए, हम कैसे उसके लिए अपनी तैयारी करें कि हम बेहतर लिख सकें। तो जो सबसे बहुत बुनियादी ज़रूरत है वो है विषय वस्तु की खोज, और उसके लिए शोध करना, उसके लिए जानकारी इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है, शोध के जरिए जो हम सामग्री इकट्ठा करते हैं, वो बुनियादी लेखन की या अच्छे लेखन की पहली शर्त है।
दूसरी चीज है कि हम में एक अवलोकन की क्षमता होनी चाहिए, यानी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की। हमारे आसपास जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी बदल रहा है, जो कुछ घटनाएं हो रही हैं, उनको हम कितनी बारीक नज़र से देखते हैं, क्या हम उनको देखने का जो हमारा तरीका है वो किस तरह का है। तो हमें अपने अंदर अवलोकन की क्षमता विकसित करनी पड़ती है। वैसे तो देखते हम सब लोग हैं, लेकिन देखने के का एक तरीका होता है कि क्या चीज़ें देखी जाएं और उन देखी गई चीज़ों के पीछे क्या हो रहा है उनको समझने की कोशिश की जाए। तो ये अवलोकन क्षमता हमें विकसित करनी पड़ेगी। साथ ही साथ हमें अपनी भाषा की क्षमता को भी बेहतर करना पड़ेगा। जो माध्यम हैं, इन माध्यमों में या जनसंचार के माध्यमों में जो भाषा इस्तेमाल होती है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, प्रभावी भाषा होनी चाहिए, जो लोगों से सीधे एक तरह से संपर्क बना सके, जो लोगों की समझ में आ सके। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि जो हम माध्यमों के लिए लिखते हैं वो लोगों के लिए लिखते हैं, अपने पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं के लिए लिखते हैं, वो हम अपनी खुशी के नहीं लिखते। कई बार हम जो कविता लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, वो हो सकता है कि हम अपनी स्वांतः सुखाए, अपनी खुशी के लिए लिखते हो। लेकिन जो पत्रकारिता है, जो मीडिया के लिए लेखन है, जो समाचार माध्यमों के लिए लेखन है, वो दरअसल हम अपने पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं के लिए करते हैं। और हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पाठकों, दर्शकों को किस तरह की भाषा आसानी से समझ में आती है। इसके साथ साथ हमें अपने लेखन में एक अनुशासन भी विकसित करना पड़ेगा, क्योंकि इन माध्यमों के लिए, जैसा हमने पहले भी चर्चा की, कि इन माध्यमों की कुछ अपनी सीमाएं हैं, इन माध्यमों की कुछ अपनी शक्तियां हैं, और उनके मुताबिक ही हमें अपने लेखन में एक अनुशासन बनाना पड़ेगा। हमें यह भी जानना पड़ेगा कि हमारे पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं की ज़रूरतें क्या हैं, उन माध्यमों के बारे में जिन तक हम पहुंचना चाहते हैं उनकी ज़रूरत क्या है, वो क्या पढ़ना चाहते हैं, वो क्या देखना चाहते हैं, उनकी पढ़ाई का, उनकी जानकारी का स्तर क्या है। इसके साथ साथ सृजनात्मकता का आशय ये है कि किसी भी बात को जो आपके कहने का अंदाज है, आपकी जो शैली है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक ही बात को कई तरह से कहा जा सकता है, इसी को हम सृजनात्मकता कहते हैं। ठीक इसी तरह से हमें इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे वाक्य स्पष्ट होने चाहिए, प्रभावी होने चाहिए, संतुलित होने चाहिए। हमारे पैराग्राफ हम कैसे बना रहे हैं वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। हमारे जो आलेख हैं, जो हम लिख रहे हैं, उसमें किस तरह का प्रवाह है, निरंतरता कैसी है, उसमें कितनी तार्किकता है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच किस तरह से संबंध बन रहा है, क्या वो एक नदी की तरह उसमें पानी बह रहा है, उसी तरह से आपके वाक्य और आपके शब्द बह रहे हैं कि नहीं। तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। समाचार माध्यमों के लिए लिखते हुए हमें कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाचार माध्यम, आप जैसा जानते हैं, लोग सूचनाओं के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, जानकारियां उनको चाहिए। तो उसमें जो सबसे बुनियादी बात है कि तथ्यों और सच के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए, यानी जो तथ्य हैं उन पर ही हमारा सबसे ज़्यादा जोर होना चाहिए। हमारे अंदर, हमारे लेखन में निष्पक्षता होनी चाहिए, संतुलन होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। इन सब चीज़ों पर, क्योंकि पत्रकारिता का मतलब, समाचार माध्यमों के लिए लेखन का आशय यही है कि लोगों को निष्पक्ष जानकारी पहुंचाएं, संतुलित जानकारी पहुंचाएं, तथ्यपूर्ण जानकारी पहुंचाएं। और इसके लिए हमें सामग्री संकलन करना पड़ता है। और सामग्री संकलन का आशय यह है कि चीज़ों की छानबीन करनी पड़ती है, उनको एक दूसरे से क्रॉस चेक करना पड़ता है, तथ्यों के जो स्रोत हैं उन स्रोत तक, जो ऑथेंटिक स्रोत हैं, जो ऐसे स्रोत जिनको हम एक तरह से आधिकारिक स्रोत कहते हैं, उन तक पहुंचना पड़ता है। साथ ही साथ हमें लोगों के साक्षात्कार करने पड़ते हैं, हमें जाकर के फील्ड में उन चीज़ों का अवलोकन करना पड़ता है, तभी हम समाचार माध्यमों के लिए तथ्यपूर्ण जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, तभी हमारी रिपोर्ट निष्पक्ष हो सकती है। साथ ही साथ हमें सरल, आम बोलचाल की भाषा का इस्तेमाल करना है। और जैसा कि आप जानते हैं कि समाचार माध्यमों में समाचार और विचार दोनों को का इस्तेमाल होता है, और इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि समाचार और विचार के फर्क को भी समझें। समाचार एक तरह से तथ्यपूर्ण है, वस्तुनिष्ठ है, जबकि विचार हमारा अपना हो सकता है। समाचार में हम अपना विचार नहीं मिलाते। समाचार माध्यमों में हम फीचर भी लिखते हैं, और फीचर लिखने के लिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि उसकी शैली कथात्मक होनी चाहिए, वो एक तरह से स्टोरी टेलिंग है। अब हम जो विभिन्न माध्यम हैं
उन माध्यमों के बारे में बात करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि उन खास माध्यमों में हम कैसे लिखें। अभी हमने जो बात की उसमें सभी माध्यमों के बारे में बात की थी। अब हम एक एक माध्यम के बारे में बात करेंगे। जैसे सबसे पहला माध्यम है जो सबसे लोकप्रिय है, जो सबसे ज़्यादा पुराना माध्यम है, वो है मुद्रित माध्यम, यानी जो छपे हुए शब्दों का जादू है, उसके बारे में हम बात करेंगे। मुद्रित माध्यमों की क्या खासियत है? उसकी खासियत है कि ये एक साक्षरता की संस्कृति से जुड़ते हैं। साक्षरता की संस्कृति का आशय ये है कि पिछले कई सौ सालों से जो हमने धीरे धीरे लिखना, पढ़ना, भाषा का विकास हुआ, शब्दों का विकास हुआ, व्याकरण का विकास हुआ, तो ये जो साक्षरता की संस्कृति से मुद्रित माध्यमों का गहरा जुड़ाव है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छपे हुए शब्दों में एक स्थायित्व है, यानी जो छपे हुए शब्द हैं वो लंबे समय तक टिके रहते हैं, लंबे समय तक बने रहते हैं। जो मैं बातें कह रहा हूँ आपसे वो एक तरह से हवा में आ रही हैं आप तक, हवा में उड़ जा रही हैं, लेकिन जो छपे हुए शब्द हैं, जो आपकी किताब में हैं, जो आपके अखबार में है, जो पत्रिकाओं में है, उनकी आयु बहुत लंबी होती है। लेकिन जो टेलीविज़न से, जो रेडियो से जो बातें आती हैं वो आती हैं और आपके कान तक पहुंचती हैं और वो एक तरह से हवा में फिर गुम हो जाती हैं। लेकिन छपे हुए शब्द हमारे साथ लंबे समय तक बने रहते हैं और इसलिए उन शब्दों की एक साख है, उनकी एक क्रेडिबिलिटी है और उस क्रेडिबिलिटी का हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि मुद्रित माध्यम अरेखीय माध्यम है। इसका मतलब ये कि आप अखबार को कहीं से भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं, पिछले पन्ने से शुरू कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है अखबार सीधे खेल के पृष्ठ से शुरू करते हों, बहुत सारे लोग हो सकता है शहर की खबरों को अंदर के पेज से पढ़ना शुरू करें, बहुत सारे लोग जिनकी संपादकीय में दिलचस्पी है वो संपादकीय पृष्ठ से शुरू कर सकते हैं। लेकिन टेलीविज़न और रेडियो में ऐसा नहीं हो सकता। रेडियो और टेलीविज़न लीनियर माध्यम है, यानी एक रेखीय माध्यम है। एक रेखीय माध्यमों के साथ खास बात यह होती है कि उसको आपको शुरू से लेकर अंत तक लगातार फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अखबार में ये नहीं। अखबार में आप कहीं से कोई चीज़ पढ़ सकते हैं, एक ही चीज़ को कई बार पढ़ सकते हैं। अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो उसको दोबारा पढ़ सकते हैं, उसके लिए डिक्शनरी देख सकते हैं। लेकिन अगर आप रेडियो और टीवी पर हैं और कोई शब्द समझ में नहीं आया तो आप डिक्शनरी खोजने नहीं जा सकते। अगर डिक्शनरी खोजने गए तब तक उसमें चीज़ें आगे निकल जाती हैं। तो इस तरह से इन माध्यमों के बीच जो फ़र्क है वो हमें समझना पड़ेगा। मुद्रित माध्यम में जैसा मैंने कहा कि मुद्रित माध्यम जो छपे हुए शब्द हैं जब आप पढ़ते हैं तो वो आपको कल्पनाशीलता का मौका देता है, वो आपको सोचने और समझने की कोशिश करने का मौका देता है, वो आपको एक अवसर देता है कि आप कल्पना करके उन शब्दों के सारे जरिए अपने मन में चित्र बना सकें। तो इस तरह से उसमें बार बार पढ़ने के साथ साथ पाठकों के लिए एक तरह से सोचने समझने की, इमेजिन करने की आपको अनुमति देता है। एक बात हमें यह भी याद रखनी चाहिए कि मुद्रित माध्यम के जो पाठक हैं उनमें बहुत विविधता है। उसके एक अखबार को, जो अखबार लोगों तक पहुंचता है, उसको पढ़ने वाले प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं और उसको पढ़ने वाले एक बहुत सामान्य व्यक्ति भी हो सकता है। तो यानी अखबार को अपने सभी पाठकों की ज़रूरतों को एक तरह से उसका ध्यान रखना है। ये भी उसको ध्यान रखना है, हमें याद रखना चाहिए कि चाहे अखबार हो चाहे पत्रिकाएं हो, उनकी एक आवृत्ति की समय सीमा है। अखबार हर 24 घंटे के बाद आता है, पत्रिकाएं हो सकता है 1 सप्ताह के बाद आती हों या 15 दिन के बाद आती हों या मासिक पत्रिकाएं हों, तो उनकी आवृत्ति अलग अलग है। और जब आवृत्ति अलग अलग है तो पिछले 24 घंटे में घटी हुई घटनाएं एक तरह से अखबार के विषय वस्तु बनती हैं। अगर साप्ताहिक पत्रिका है तो पिछले 1 हफ्ते की घटनाएं उसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान पाती हैं, या अगर मान लीजिए मासिक पत्रिका है तो उसमें पिछले 1 महीने के अंदर हुई घटनाएं ज़्यादा जगह पाती हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मुद्रित माध्यमों की कुछ सीमाएं भी हैं। वो हर जगह नहीं पहुंच सकते, उनको पहुंचाना पड़ता है, उसके लिए खरीदने की क्षमता होनी चाहिए, उसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो मुद्रित माध्यमों की कुछ सीमाएं भी हैं, लेकिन उसकी ताकत भी है। जैसा मैंने कहा कि उसकी ताकत यह है कि वह आपको इमेजिन करने का, सोचने का, कल्पना करने का अवसर देता है। आप शब्दों के जरिए चित्र खींचते हैं। तो समाचार माध्यमों में अगर आप मुद्रित समाचार माध्यमों के लिए लेखन कर रहे हैं तो उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? उसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ है कि वो आप तथ्यों का ध्यान रखें,
मानक भाषा का प्रयोग करें, लेकिन भाषा वो साफ सुथरी हो, समझ में आ सकने वाली भाषा हो। साथ ही साथ भाषा में आपको एक तरह से चित्रण, वर्णन करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि हम पाठक के लिए एक तरह से कल्पना करने का जब अवसर देते हैं तो मुद्रित समाचार माध्यम में हमें यह देखना पड़ेगा कि हम उसके सामने शब्दों के जरिए चित्र बनाएं, ताकि पाठक पढ़ते हुए उसको दिखाई पड़े, उसको सुनाई पड़े। तो इसीलिए हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए मुद्रित माध्यमों के लिए जिसमें पाठक खुद देख और सुन सके। हमें व्याकरण का ध्यान रखना चाहिए, जैसा मैंने आपसे बताया कि ये एक स्थायी हो जाते हैं शब्द, लंबे समय तक टिके रहते हैं, तो उसमें गलतियों को तुरंत नोटिस किया जाता है, तो उसमें गलतियों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए ताकि एक पाठक को पढ़ने में आसानी हो। और इसकी जो फॉर्मेट और शैली है एक अखबार की, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे श्रव्य माध्यमों के बारे में। श्रव्य माध्यम यानी हवा में तैरते हुए शब्द और उन शब्दों का जादू। एक बात हमें याद रखनी चाहिए, श्रव्य माध्यम में जैसे रेडियो है, आपके जो संगीत जो आप सुनते हैं उसका रिकॉर्डिंग का जो प्लेयर है, और आजकल बहुत सारे ऐसे ऑडियो माध्यम आ चुके हैं। तो इन सभी श्रव्य माध्यमों में खास करके हम रेडियो का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रेडियो बहुत व्यापक स्तर पर उपलब्ध माध्यम है। तो रेडियो में हम ये जानना चाहिए कि रेडियो किस तरह का माध्यम है, उसके बारे में हमारी समझदारी होनी चाहिए। तो रेडियो दरअसल ध्वनियों का माध्यम है, वो साउंड का माध्यम है, और वो एक रेखीय माध्यम है। यानी रेडियो में एक चीज जहां से शुरू होती है तो आपको वहीं से उसको सुनते हुए आगे बढ़ना होगा, आप बीच में आगे पीछे नहीं कर सकते। तो इस तरह से उसकी एक सीमा ये भी बनाती है कि आपको पाठक को यानी आपके श्रोता को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि श्रोता जब आपका रेडियो सुन रहा है तो उसे ऐसी कोई शब्द ना आए, ऐसे कोई वाक्य ना आए जिसको समझने में मुश्किल हो। साथ ही साथ रेडियो एक तरह से माना जाता है कि वो बातचीत का माध्यम है, एक तरह से कन्वर्सेशन का माध्यम है। जैसे आप एफएम रेडियो सुनते होंगे अपने घर पे, तो आप पाएंगे कि उसमें जो उनके आरजे हैं, जो रेडियो जॉकी हैं, वो आपसे बातचीत करते हैं। तो रेडियो दरअसल हमारा एक दोस्त की तरह है, वो हमारा ऐसा दोस्त है जो हमसे बातचीत करता है। वो हमारे लिए एक ऑडियो वॉल बनाता है, और उस ऑडियो वॉल के अंदर हम उससे एक तरह से बात कर रहे होते हैं। रेडियो एक तरह से भाव और कथा का माध्यम है, कहानियों का माध्यम है। क्योंकि रेडियो में हम जैसा आप जानते हैं कि इस माध्यम की सीमा ये है कि हम एक लीनियर माध्यम है, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमें लगातार सुनना पड़ेगा अगर किसी चीज़ को समझना है। तो इसलिए हम इसमें हमारी जो शैली होनी चाहिए लिखने की, वो बातचीत की शैली होनी चाहिए। अखबार में एक तरह से वो औपचारिक लेखन की शैली होती है, वो एक मानक होती है। लेकिन जब हम श्रव्य माध्यमों के लिए यानी रेडियो के लिए लिखते हैं तो वो बातचीत की शैली का इस्तेमाल करते हैं। शब्दों के जरिए हम चित्र खींचने की कोशिश करते हैं। जो हम पाठक चूंकि या जो हमारा श्रोता है श्रव्य माध्यमों का, वो उन माध्यमों के जरिए जो उसके पास जो शब्द पहुंच रहे हैं, उन शब्दों के जरिए ही वो चित्र बनाता है। तो हमारी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वो शब्दों के जरिए चित्र खींच सके। और जाहिर है कि ये बोलचाल का माध्यम है और बातचीत का माध्यम है, तो रोजमर्रा और बोलचाल की भाषा का इसमें हम इस्तेमाल करते हैं। भाषा साफ सुथरी होनी चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए, वाक्य सीधे होने चाहिए, और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो ध्यान भटकाने की उसमें आशंका न हो। ये भी याद रखना चाहिए कि रेडियो के लिए जब हम लिखते हैं तो उसमें आंकड़े और अधिक तथ्य नहीं दें। आप ज़्यादा आंकड़े देंगे, उसमें बहुत तथ्य भर देंगे, तारीखें भर देंगे, तो लोग उसको याद नहीं रख पाते, क्योंकि हम चीज़ों को सुन रहे हैं, और सुनते हुए बहुत सारे आंकड़े अगर आने लगें तो जो हमारा श्रोता है उसके लिए उसको समझना और उसको फॉलो कर पाना मुश्किल है। अगर हमने कुछ क्लिष्ट शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, हमने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जिनका उच्चारण मुश्किल है, क्योंकि जो आप लिखते हैं श्रव्य माध्यमों के लिए या रेडियो के लिए जो कुछ भी लिखते हैं उसको कोई पढ़ता है, और जब वो पढ़ करके आप तक आखिरी व्यक्ति तक पहुंचता है, तो ये हमें इस बात का ध्यान बिल्कुल रखना चाहिए कि जब भी श्रव्य माध्यम के लिए आप लिख रहे हो तो आपके लिखने में एक बात, इसीलिए इसके लिए बताया जाता है कि श्रव्य माध्यमों के लिए लिखते हुए आप बोल बोल करके लिखिए। आप खुद भी लिखने के बाद एक बार जोर जोर से उसको पढ़िए, और पढ़ते हुए अगर आपको कहीं लड़खड़ाहट हो रही है,
पढ़ते हुए आपको कहीं दिक्कत हो रही है, कहीं उच्चारण में मुश्किल हो रही है, तो इसका मतलब आपने जो श्रव्य माध्यम के लिए कॉपी लिखी है वो अच्छी कॉपी नहीं है। ये भी आपको ये ध्यान रखना है कि पढ़ते हुए कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो पढ़ने वाला है या जो उसका एंकर है उसकी सांस फूलने लगे, यानी लंबे वाक्य नहीं होने चाहिए। लंबे वाक्य को समझ पाना भी मुश्किल होता है। तो एक तरह से बातचीत का माध्यम होना चाहिए श्रव्य माध्यम को। तो हमें रेडियो की ताकत को समझना चाहिए। ये हमें जानना चाहिए कि रेडियो इस देश के लाखों करोड़ों लोगों तक उसकी पहुंच है। वो हमारे साथ कहीं भी आ जा सकता है। रेडियो सेट हम लेकर के खेत में भी जा सकते हैं, रेडियो को लेकर हम स्कूल भी जा सकते हैं, रेडियो को लेकर के हम बाजार भी जा सकते हैं। और आजकल तो हमारे मोबाइल फोन में रेडियो है और उसके जरिए हम कान में लगा करके टहल भी सकते हैं, कान में लगा करके उसको सुन सकते हैं, कान में लगा करके हम बहुत सारे काम भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आप जानते हैं कि श्रव्य माध्यम का इस्तेमाल एक तरह से ऑडियो वॉल की तरह करते हैं कि और कई काम वो कर रहे हैं, घर के जरूरी काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप रेडियो सुन रहे हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा श्रोता है वो कई और काम करते हुए रेडियो सुन रहा है, इसलिए उसकी भाषा इतनी आसान, सरल, बातचीत की और इंगेजिंग होनी चाहिए। इसलिए रेडियो को कहा जाता है कि वो एक तरह से कथा का माध्यम है। कथा के माध्यम होने के नाते हमें इस बात का गौर करना चाहिए कि उसमें कथाएं सुनाएं, भाव सुनाएं, हमारे भाव उसमें ज्यादा व्यक्त होने चाहिए, न कि उसमें ज्यादा तथ्य और जानकारियां हों। जानकारियां भी ऐसे हों कि जिनको हम कहानी की तरह पेश कर सकते हों, तो हम श्रव्य माध्यमों के लिए ज्यादा बेहतर लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, हमने आज विभिन्न माध्यमों में लेखन के लिए हमें अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए इस पर बातचीत की। विभिन्न माध्यमों की शक्तियों और सीमाओं के बारे में बात की, उनकी संभावनाओं के बारे में। इसके साथ साथ हमने आज ज़्यादा विस्तार से बात की कि मुद्रित माध्यमों के लिए और श्रव्य माध्यमों के लिए लिखने में हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, उन माध्यमों की क्या शक्तियां हैं, क्या सीमाएं हैं, उनमें क्या संभावनाएं हैं, हमें अपनी भाषा के बारे में किस तरह का ध्यान रखना चाहिए। हमने ये भी आज चर्चा की कि जो मनोरंजन के माध्यम हैं और जो समाचार के माध्यम हैं उनमें क्या फ़र्क है। अगली कक्षा में हम बात करेंगे दृश्य श्रव्य माध्यमों की और नए माध्यम यानी डिजिटल माध्यमों की, और उनके लिए हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए इस पर चर्चा करेंगे।